सोचो एक सेकंड के लिए। अभी इस वक्त जब तुम ये पढ़ रहे हो, तुम्हारे ऊपर से एक मशीन गुजर रही है। वो मशीन ना हवा से चलती है ना पेट्रोल से। वो किसी चीज के ऊपर नहीं टिकती, वो गिरती भी नहीं, वो बस घूमती रहती है साइलेंटली, कंटिन्यूअसली। और उसी एक मशीन की वजह से तुम गूगल मैप्स यूज कर सकते हो। उसी की वजह से साइक्लोन से पहले वार्निंग मिलती है। उसी की वजह से दुश्मन देश के रॉकेट्स ट्रैक होते हैं। उसी की वजह से तुम जंगल में भी इंटरनेट यूज कर सकते हो। वो मशीन का नाम है सैटेलाइट। आज हम बात करने वाले हैं सैटेलाइट्स की ऐसी दुनिया के बारे में जो तुमने शायद पहले कभी सोचा भी नहीं होगा। तो रेडी हो, चलते हैं स्पेस की तरफ। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्लोबल हिंदी न्यूज और मैं हूं आपका होस्ट मनी। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और थोड़ा माइंड ब्लोइंग भी है। हम बात करेंगे सैटेलाइट्स के बारे में, लेकिन सिर्फ सैटेलाइट क्या होता है वाला बोरिंग एक्सप्लेनेशन नहीं। आज हम समझेंगे कि सैटेलाइट स्पेस में गिरता क्यों नहीं, जीपीएस कैसे जानता है तुम एग्जैक्टली कहां हो, मिलिट्री सैटेलाइट से क्या क्या सीक्रेट्स हैं, इलॉन मस्क का इंटरनेट वाला बड़ा प्लान क्या है, और भी बहुत कुछ। तो पूरा आर्टिकल पढ़ना मत भूलो, क्योंकि हर टॉपिक में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो तुम्हें जेन्युइनली सरप्राइज करेगा। चलते हैं। टॉपिक 1, सैटेलाइट क्या होता है और कैसे काम करता है। पहले समझते हैं बेसिक चीज, सैटेलाइट आखिर होता क्या है। सिंपल भाषा में बोलो तो सैटेलाइट एक ऐसी मशीन है जो अर्थ के अराउंड कंटिन्यूअसली चक्कर लगाती रहती है, बस इतना। लेकिन इसके अंदर जो साइंस है वो ट्रूली अमेजिंग है। सबसे पहला सवाल जो सबके मन में आता है, सैटेलाइट स्पेस में गिरता क्यों नहीं। सुनो एक इंटरेस्टिंग बात, सैटेलाइट एक्चुअली हमेशा गिर रहा होता है। हाँ सच में, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब वो गिर रहा होता है तब तक अर्थ की सरफेस भी कर्व हो जाती है। मतलब सैटेलाइट आगे भी बढ़ता है और नीचे भी आता है, लेकिन अर्थ भी साथ साथ नीचे हो जाती है। तो ये एक कंटिन्यूअस फॉलिंग का लूप बन जाता है जिसमें सैटेलाइट कभी लैंड ही नहीं करता। इसको समझने के लिए सोचो, एक बॉल को बहुत तेज हॉरिजॉन्टली थ्रो करो, वो कर्व में गिरेगी। अब इतनी तेज थ्रो करो कि उसकी कर्व अर्थ की कर्व के बराबर हो जाए, तब वो बॉल हमेशा गिरने की कोशिश करेगी लेकिन कभी गिरेगी नहीं। यही सैटेलाइट करता है। आइजैक न्यूटन ने यही कॉन्सेप्ट 1687 में एक्सप्लेन किया था। उन्होंने कहा था, अगर कोई कैनन बॉल इतनी तेज चलाओ कि वो अर्थ के अराउंड ही घूमने लगे तो वो कभी नहीं गिरेगी। आज हम उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके रियल सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं। अब बात करते हैं ऑर्बिट की। ऑर्बिट एक इनविजिबल पाथ होता है जिसमें सैटेलाइट घूमता है। डिफरेंट सैटेलाइट्स डिफरेंट ऑर्बिट्स में होते हैं। लो अर्थ ऑर्बिट यानी LEO में वो सैटेलाइट्स होते हैं जो अर्थ के काफी पास है, सिर्फ 200 से 2000 किलोमीटर ऊपर। ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और स्टारलिंक के सैटेलाइट्स यहाँ हैं। मीडियम अर्थ ऑर्बिट यानी MEO में GPS सैटेलाइट्स होते हैं, लगभग 20,000 किलोमीटर ऊपर। और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट यानी GEO में वो सैटेलाइट्स होते हैं जो अर्थ के साथ साथ घूमते हैं, मतलब हमेशा एक ही जगह दिखते हैं स्काई में। DTH टीवी सिग्नल्स और वेदर सैटेलाइट्स यहाँ होते हैं, लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर। सिग्नल की बात करें तो सैटेलाइट एक रिले स्टेशन की तरह काम करता है। ग्राउंड स्टेशन से सिग्नल भेजा जाता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जैसे रेडियो या माइक्रोवेव्स। सैटेलाइट इन वेव्स को रिसीव करता है, एम्पलीफाई करता है और वापस अर्थ पर भेज देता है। सिंपल लेकिन पावरफुल। टॉपिक 2, GPS सैटेलाइट का सीक्रेट सिस्टम। अब बात करते हैं उस चीज की जिसको तुम रोज यूज करते हो। गूगल मैप्स, ओला, उबर, लोकेशन शेयरिंग, ये सब जीपीएस की वजह से पॉसिबल है। लेकिन जीपीएस एग्जैक्टली काम कैसे करता है? जीपीएस का पूरा नाम है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इसको अमेरिका ने बनाया था ओरिजिनली मिलिट्री यूज के लिए। बाद में 1983 में एक प्लेन एक्सीडेंट के बाद यूएस गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इसको कॉमन पब्लिक के लिए भी अवेलेबल करते हैं। अभी अर्थ के अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 31 जीपीएस सैटेलाइट्स हैं। लोकेशन एग्जैक्ट कैसे मिलती है ये समझना बहुत इंटरेस्टिंग है। जीपीएस एक टेक्निक यूज करता है जिसे ट्रायंगुलेशन कहते हैं। कॉन्सेप्ट सिंपल है। मानो तुम्हारा फोन एक जीपीएस सिग्नल रिसीव करता है। एक सैटेलाइट कह रहा है मैं तुमसे 10,000 किलोमीटर दूर हूँ, एक और कह रहा है मैं 12,000 किलोमीटर दूर हूँ, तीसरा कह रहा है मैं 11,000 किलोमीटर दूर हूँ। अब 3 सर्कल्स ड्रॉ करो। जहां ये सर्कल्स मिलेंगे वही तुम्हारी एग्जैक्ट लोकेशन है। एक्चुअली एक्यूरेसी के लिए 4 सैटेलाइट्स चाहिए होते हैं, तीनों कोऑर्डिनेट प्लस एक टाइम करेक्शन के लिए। एक्यूरेसी इतनी हाई कैसे होती है? जीपीएस सैटेलाइट्स में एटॉमिक क्लॉक्स लगते हैं। ये क्लॉक्स इतने प्रिसाइज है कि 300 मिलियन सालों में सिर्फ 1 सेकंड का एरर आता है। लेकिन इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जीपीएस में आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी लगती है। सैटेलाइट इतनी तेज चल रहा होता है और ग्रेविटी इतनी कम होती है कि टाइम स्लाइटली अलग बिहेव करता है।
अगर ये करेक्शन ना की जाए तो जीपीएस डेली 10 किलोमीटर तक गलत हो सकता था। सोच के देखना, एक थ्योरी जो 100 साल पहले लिखी गई थी आज जीपीएस ऐप्स में यूज हो रही है। और इंटरनेट के बिना जीपीएस काम करता है या नहीं? हाँ, जीपीएस को इंटरनेट की जरूरत नहीं होती। जीपीएस सिर्फ रिसीव करता है, सैटेलाइट से सिग्नल आता है, फोन रिसीव करता है। ये वन वे कम्युनिकेशन है। इसीलिए एयरप्लेन मोड में भी मैप्स नेविगेशन काम करता है, अगर पहले से मैप डाउनलोड किया हो तो। लेकिन रियल टाइम ट्रैफिक और सर्च के लिए इंटरनेट चाहिए होगा। अब आते हैं उस टॉपिक पर जो सब सोचते हैं लेकिन ओपनली पूछते नहीं, मिलिट्री सैटेलाइट्स। ये टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव है, लेकिन जो पब्लिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पर बात करते हैं। हर बड़ी पावर, अमेरिका, रशिया, चाइना, इंडिया के पास रिकॉनेसेंस सैटेलाइट्स हैं। ये सैटेलाइट्स अर्थ की फोटोज खींचते हैं, सिग्नल्स इंटरसेप्ट करते हैं और मिलिट्री मूवमेंट्स ट्रैक करते हैं। अमेरिका के KH-11 सैटेलाइट्स के बारे में कुछ पब्लिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। इनकी रेजोल्यूशन इतनी हाई होती है कि ये 10 सेंटीमीटर के ऑब्जेक्ट्स तक आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मतलब एक फुटबॉल भी देख सकते हैं सैटेलाइट से। इंडिया के पास भी रायसैट सैटेलाइट सीरीज है जो रेडार इमेजिंग यूज करता है, मतलब ये रात में भी और बादलों के ऊपर से भी इमेजेस ले सकता है। 2019 में इंडिया ने रायसैट 2 भी लॉन्च किया था, स्पेसिफिकली सर्वेलेंस के लिए। सैटेलाइट से मिसाइल ट्रैकिंग कैसे होती है? ये काम करता है इंफ्रारेड सेंसर्स से। जब मिसाइल लॉन्च होती है तो उसकी एग्जॉस्ट बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करती है। सैटेलाइट्स ये हीट सिग्नेचर डिटेक्ट कर लेते हैं सेकंड्स में। अमेरिका का SBIRS यानी स्पेस बेस्ड इंफ्रारेड सिस्टम इसी काम के लिए है। ये सिस्टम इतना सेंसिटिव है कि दुनिया में किसी भी जगह से मिसाइल लॉन्च हो, डिटेक्ट हो जाती है। अब आते हैं सबसे पॉपुलर मिथ पर, क्या सैटेलाइट किसी का फेस देख सकता है? सीधा जवाब, कमर्शियल सैटेलाइट्स ये बिल्कुल नहीं कर सकते। पब्लिक सैटेलाइट्स की रेजोल्यूशन 30 सेंटीमीटर्स है, मतलब एक इंसान का फिगर दिख सकता है लेकिन फेस नहीं। मिलिट्री सैटेलाइट्स के बारे में एग्जैक्ट स्पेक्स सीक्रेट हैं, लेकिन एस्टिमेट्स कहते हैं कि 10 सेंटीमीटर्स रेजोल्यूशन पॉसिबल है। इसका मतलब है कि बॉडी शेप दिख सकती है, लेकिन क्लियर फेशियल रिकग्निशन एटमॉस्फेयर की वजह से ब्लर्ड इमेजेस के कारण अभी भी डिफिकल्ट है। तो नेक्स्ट टाइम जब कोई कहे सैटेलाइट तुझे देख रहा है तो स्माइल करो, तुम्हारी बॉडी शेप जरूर कैप्चर हो रही होगी। टॉपिक 4, सैटेलाइट लॉन्च कैसे होता है? ये टॉपिक इंजीनियरिंग का मास्टरपीस है। एक सैटेलाइट को स्पेस तक पहुंचाना लिटरली रॉकेट साइंस है, और बहुत कॉम्प्लेक्स रॉकेट साइंस। सबसे पहले रॉकेट के स्टेजेस समझो। मॉडर्न रॉकेट्स मल्टी स्टेज होते हैं। पहला स्टेज ग्राउंड से लिफ्ट ऑफ करता है। ये सबसे हैवी होता है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा फ्यूल होता है। जब फ्यूल खत्म हो जाता है, पहला स्टेज गिरता है और दूसरा स्टेज इग्नाइट होता है। ये प्रोसेस रिपीट होती है जब तक सैटेलाइट को उसकी टारगेट ऑर्बिट में नहीं पहुंचा दिया जाता। एक रॉकेट को एस्केप वेलोसिटी अचीव करनी होती है, अर्थ की ग्रेविटी से बाहर जाने के लिए। अप्रॉक्सीमेटली 11.2 किलोमीटर्स पर सेकंड की स्पीड चाहिए। एक कमर्शियल प्लेन लगभग 0.25 किलोमीटर्स पर सेकंड चलती है कंपैरिजन के लिए। लॉन्च के लिए बेस्ट लोकेशन इक्वेटर के पास होती है, क्योंकि इक्वेटर पर अर्थ की रोटेशनल स्पीड सबसे ज्यादा होती है। ये नेचुरल बूस्ट देती है रॉकेट को। इसीलिए दुनिया के मोस्ट लॉन्च साइट्स इक्वेटर के पास है। इसरो का सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में है। लॉन्च के बाद सैटेलाइट ग्राउंड स्टेशन ट्रैक करते हैं और कमांड्स भेजते हैं। सैटेलाइट अपनी एग्जैक्ट ऑर्बिट में एडजस्ट करता है, थ्रस्टर्स यूज करता है वो। सोलर पैनल्स डिप्लॉय होते हैं पावर के लिए, एंटेनाज अनफोल्ड होते हैं। सब कुछ रिमोट कंट्रोल से होता है, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर से। इसरो की बात करें तो ये दुनिया की सबसे एफिशिएंट स्पेस एजेंसीज में से एक है। 2017 में इसरो ने एक ही लॉन्च में 104 सैटेलाइट्स लॉन्च किए। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड था। इसरो की खासियत ये है कि ये दूसरी एजेंसीज के कंपैरिजन में बहुत कम कॉस्ट में मिशंस कंप्लीट करता है। मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी मंगलयान सिर्फ 450 करोड़ रुपीस में कंप्लीट हुआ। हॉलीवुड मूवी ग्रेविटी का बजट इससे ज्यादा था। ये इंडिया के लिए जेन्युइनली प्राउड मोमेंट है। टॉपिक 5, स्पेस में कितने सैटेलाइट्स हैं? प्रिपेयर टू बी अमेज्ड और थोड़ा वरिड भी। 2024 के डेटा के मुताबिक अर्थ के ऑर्बिट में अप्रॉक्सीमेटली 9000 से ज्यादा एक्टिव सैटेलाइट्स हैं। लेकिन अगर इनएक्टिव और डेड सैटेलाइट्स को काउंट करें तो ये नंबर 20,000 के पास पहुंच जाता है, और लॉन्च होते ही जा रहे हैं। स्टारलिंक अकेला 6000 से ज्यादा सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुका है। स्पेस जंक यानी ऑर्बिटल डिब्री वो सब चीजें हैं जो अब काम नहीं करती लेकिन ऑर्बिट में घूम रही हैं। इसमें पुराने डेड सैटेलाइट्स हैं, रॉकेट के टुकड़े हैं, बोल्ट्स और पेंट चिप्स भी हैं। नासा ट्रैक करता है 27,000 से ज़्यादा पीसेस ऑफ डिब्री जो 10 सेंटीमीटर से बड़े हैं।
लेकिन 1 सेंटीमीटर से छोटे पीसेस की काउंट मिलियंस में है और ये सब 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूम रहे हैं। एक टाइनी स्क्रू भी इस स्पीड पर इम्पैक्ट करे तो एक बुलेट से ज़्यादा डैमेज कर सकता है। 1978 में साइंटिस्ट डोनाल्ड केस्लर ने एक थ्योरी दी, अगर स्पेस में ज़्यादा डिब्री हो गई तो एक चेन रिएक्शन शुरू हो सकता है। एक कोलिजन से और डिब्री बनेगा, वो और कोलिजन्स करेगा और ऐसे करते करते पूरा अर्थ ऑर्बिट अनयूजेबल हो सकता है। ये केस्लर सिंड्रोम कहलाता है। अभी ये थ्योरेटिकल है लेकिन सीरियसली लिया जाता है। आईएसएस को रेगुलरली डिब्री से बचने के लिए मैन्यूवर्स करने पड़ते हैं। कंपनीज अब डी ऑर्बिट प्लान्स बनाना कंपलसरी कर रही हैं, मतलब सैटेलाइट अपनी लाइफ के बाद सेफली एटमॉस्फेयर में बर्न हो जाए। टॉपिक 6, इंटरनेट सैटेलाइट्स, फ्यूचर ऑफ इंटरनेट। अब आते हैं उस टॉपिक पर जो जेन्युइनली फ्यूचर बदलने वाला है, सैटेलाइट इंटरनेट। इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम है स्टारलिंक। आइडिया सिंपल था, हजारों स्मॉल सैटेलाइट्स ऑर्बिट में भेजो और पूरी दुनिया को इंटरनेट दो। अब तक 6000 से ज़्यादा स्टारलिंक सैटेलाइट्स लॉन्च हो चुके हैं और ये नंबर कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। स्टारलिंक की एवरेज स्पीड 100 से 200 Mbps डाउनलोड है करंटली। ये फाइबर इंटरनेट जैसी फास्ट नहीं है, लेकिन रिमोट एरियाज़ के लिए ये रेवोल्यूशनरी है। जहां फाइबर केबल पहुंचना पॉसिबल ही नहीं था, वहां भी अब इंटरनेट मिल सकता है। सैटेलाइट से इंटरनेट कैसे मिलता है? तुम्हारे घर पर एक स्मॉल डिश लगती है, पिज्जा बॉक्स जितनी बड़ी। ये सैटेलाइट से डायरेक्ट कनेक्ट होती है। डेटा एक सैटेलाइट से दूसरे सैटेलाइट की तरफ हॉप करता हुआ ग्राउंड स्टेशन तक पहुंचता है और वहां से इंटरनेट बैकबोन से कनेक्ट होता है। लेटेंसी यानी डिले की बात करें तो स्टारलिंक का लेटेंसी 20 to 40 मिली सेकेंड्स है, जो पहले के सैटेलाइट इंटरनेट के कंपैरिजन में बहुत बेटर है। कॉस्ट अभी थोड़ा ज़्यादा है, हार्डवेयर अप्रॉक्सीमेटली $500 और मंथली प्लान लगभग $100। इंडिया में भी स्टारलिंक अप्रूवल प्रोसेस में है और जल्द आ सकता है। क्या फ्यूचर में फाइबर इंटरनेट खत्म हो जाएगा? ऑनेस्टली नहीं, अभी के लिए नहीं। फाइबर अभी भी फास्टर और चीपर है डेंस अर्बन एरियाज में, लेकिन सैटेलाइट इंटरनेट का फ्यूचर ये है कि वो हर जगह इंटरनेट लाएगा जहां फाइबर कभी नहीं पहुंच सकती। रिमोट माउंटेन्स, आइलैंड्स, ओशंस पर शिप्स, हवा में प्लेन्स। अमेज़न का प्रोजेक्ट क्विपर भी आने वाला है और इंडिया का वन वेब भी। सैटेलाइट इंटरनेट रेस अभी शुरू हुई है और ये रेस बहुत एक्साइटिंग है। टॉपिक 7, वेदर सैटेलाइट्स, स्टॉर्म प्रिडिक्शन सिस्टम। लास्ट टॉपिक है वेदर सैटेलाइट्स। ये वो सैटेलाइट्स हैं जो लिटरली तुम्हारी जान बचाते हैं। वेदर सैटेलाइट्स कंटिन्यूसली अर्थ को स्कैन करते रहते हैं। इनके पास इंफ्रारेड कैमराज हैं, विजिबल लाइट कैमराज हैं और मल्टीपल सेंसर्स हैं। जब ओशन में वाटर टेम्परेचर ज़्यादा होती है और एटमॉस्फेरिक कंडीशन सूटेबल होती हैं तो एक साइक्लोन फॉर्म हो सकता है। सैटेलाइट्स ये पैटर्न्स पहले ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं। क्लाउड फॉर्मेशंस, विंड स्पीड्स, प्रेशर चेंजेस, ये डेटा मीटेरोलॉजिस्ट को मिलता है जो एनालाइज करके प्रेडिक्शंस देते हैं। इंडिया की INSAT सैटेलाइट्स स्पेसिफिकली वेदर मॉनिटरिंग के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। IMD, इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इन्हीं सैटेलाइट्स का डेटा यूज़ करता है। 2023 के साइक्लोन बिपरजॉय को याद करो। गुजरात से काफ़ी पहले वार्निंग मिली थी और लाख्स लोग इवैक्यूएट किए गए थे। ये सैटेलाइट मॉनिटरिंग की वजह से पॉसिबल हुआ था। और 30 साल पहले जब सैटेलाइट टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड नहीं थी, तब साइक्लोन से बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान होता था। अब वार्निंग टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। रेन प्रेडिक्शन कैसे होता है? वेदर सैटेलाइट्स क्लाउड्स का मूवमेंट ट्रैक करते हैं, कहाँ से आ रही हैं, कहाँ जाएंगी, कितना पानी कैरी कर रही हैं। रडार और सैटेलाइट डेटा कंबाइन करके 3 दिन पहले तक रीजनेबल एक्यूरेसी से रेन प्रेडिक्ट करना पॉसिबल हो गया है। फार्मर्स के लिए ये टॉपिक बिल्कुल अंडररेटेड है। NDVI यानी नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स एक टेक्निक है जिसमें सैटेलाइट्स क्रॉप्स की हेल्थ एनालाइज करते हैं स्पेस से। कौन सा एरिया ज़्यादा हेल्दी है, कहाँ पानी की कमी है, कहाँ पेस्ट अटैक हो रहा है, ये सब डिटेक्ट किया जा सकता है। इंडिया में इसरो का भुवन प्लेटफॉर्म फार्मर्स को सैटेलाइट डेटा प्रोवाइड करता है। प्रिसिजन एग्रीकल्चर मतलब रिसोर्सेज को एग्जैक्टली सही जगह यूज करना सैटेलाइट्स की वजह से पॉसिबल हो रहा है। इसका मतलब है ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन विद लेस वाटर एंड लेस फर्टिलाइजर। ये जेन्युइनली फ्यूचर है फार्मिंग का और इंडिया जैसे देश के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो दोस्तों, आज हमने बहुत कुछ समझा एक साथ। सैटेलाइट स्पेस में इसलिए नहीं गिरता क्योंकि वो कंटिन्यूअसली फॉल करता है, लेकिन अर्थ भी कर्व होती जाती है साथ में। GPS 4 सैटेलाइट्स यूज करके एटॉमिक क्लॉक्स की मदद से एग्जैक्ट लोकेशन कैलकुलेट करता है और ये इंटरनेट के बिना भी काम करता है। मिलिट्री सैटेलाइट्स इंफ्रारेड सेंसर्स से मिसाइल लॉन्चेस डिटेक्ट करते हैं और हाई रेजोल्यूशन कैमरा से सर्वेलेंस करते हैं, लेकिन फेस रिकॉग्नाइज करना अभी भी मोस्टली मिथ है। इसरो दुनिया की सबसे कॉस्ट इफेक्टिव स्पेस एजेंसी है जिसने 104 सैटेलाइट्स एक ही बार में लॉन्च किए।
स्पेस में 20,000 से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स घूम रहे हैं और स्पेस जंक एक रियल प्रॉब्लम बन रही है। स्टारलिंक जैसे सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज उन जगहों पर भी इंटरनेट ला रही हैं जहां फाइबर कभी नहीं पहुंची। और वेदर सैटेलाइट्स साइक्लोन प्रेडिक्शंस, रेन फोरकास्टिंग और फार्मर्स की हेल्प में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। एक छोटा सा मशीन स्पेस में घूम रहा है और तुम्हारी पूरी दुनिया बदल रहा है। सैटेलाइट सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये मॉडर्न सिविलाइजेशन की बैकबोन है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो? मैं हूं मनी और ये था आज का एपिसोड ग्लोबल हिंदी पर, सैटेलाइट्स की पूरी दुनिया एक जगह। अगर आपको आज कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करो। ये मुझे बहुत मोटिवेट करता है और चैनल को ग्रो करने में हेल्प करता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसी एजुकेशनल और इंटरेस्टिंग वीडियोस रेगुलरली देखने को मिले तो सब्सक्राइब कर लो अभी। बेल आइकन भी प्रेस करो ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। और अगर आपके कोई भी सवाल हैं किसी भी टॉपिक के बारे में तो नीचे कमेंट करो। मैं पर्सनली हर कमेंट पढ़ता हूं और रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं। अपने दोस्तों को भी शेयर करो ये वीडियो, क्योंकि नॉलेज शेयर करना सबसे बड़ा काम है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और माइंड ब्लोइंग टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर, स्टे क्यूरियस और याद रखो, स्काई इज नॉट द लिमिट, क्योंकि हमने तो स्काई के ऊपर भी अपनी मशीन्स भेज दी हैं। जय हिंद।